सुप्रभात बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अमृतम संस्कृतम में। और मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे। बच्चों, इससे पहले हमने वीडियो में संस्कृत की कक्षा 7वीं की पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ा था और उसकी व्याख्या समझी थी, उसका अर्थ भी समझा था। और आज हम अपनी इसी पाठ की अभ्यास यानी कि इस पाठ की एक्सरसाइज या अभ्यास को करेंगे। अगर आपको मेरी वो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अभ्यास शुरू करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, अर्थात सभी श्लोकों को सस्वर गाओ। सभी श्लोकों को सस्वर गाओ। तो ये काम हमने पहले ही जब चैप्टर पढ़ा था तभी हमने ये काम किया था, सारे श्लोकों को सस्वर गाया था। तो इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। यथा योग्यम, यथा योग्य माने जैसा उचित है, जैसा योग्य है। यथा का अर्थ होता है जैसा। श्लोकांशान, यहाँ पे लिखा है श्लोकांशान। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको जो क्वेश्चन है उसका अर्थ समझ में नहीं आता, जिससे फिर कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, वो भी समझा रही हूँ। यहाँ पर है यथा योग्यम, यानी जैसा उचित है, जैसा योग्य है वैसा श्लोकांशान मेलयत, श्लोक के अंशों को मिलाओ। यहाँ पे श्लोकांशान में दीर्घ संधि हो रही है। कैसे? इसमें दो शब्द मिले हैं, श्लोक प्लस अंशान। ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब दो समान स्वर एक साथ आते हैं तो वो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यहाँ पर कौन से समान स्वर आ रहे हैं? श्लोक में जब हम श्लोक में क का वर्ण विच्छेद कर लेंगे तो क में से अ स्वर अलग हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, का में हलंत आ जाएगा। और अंशान में भी अ है और इस प्रकार से अ और अ मिलके दीर्घ आ बना लेंगे। ठीक है, हमारी कुछ इस तरह की स्थिति आ जाएगी। क प्लस आ प्लस, क्योंकि ये आ इस आ में मिलके बड़ा आ हो चुका है इसलिए शान ऐसे आएगा। और उसके बाद हम इन सबको मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो आ स्वर है वो का में मिलके का को पूरा कर लेगा और पीछे शान आ जाएगा। और जो श्लोक का श्लो है उसको हम आगे एज इट इज लिख लेंगे और हमारा शब्द बना है श्लोकांशान। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दीर्घ संधि हो रही है। चलिए अब हम इसकी श्लोक के अंशों को मिलाएंगे। पहला अंश है धन धान्य प्रयोगेषु। अगर आपको याद हो तो ये जो श्लोक था, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। तो इसका आंसर हो जाएगा धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। दूसरा है विस्मयो नहीं कर्तव्यः, विस्मय नहीं करना चाहिए। कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए? दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा। हम इसको इससे मिलाएंगे। नेक्स्ट है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इसलिए इसको हम मैच करेंगे सत्येन तपते रविः से। नेक्स्ट है सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और इधर दिया हुआ है ना सद्भि किंचिदाचरेत, तो इसको ना सद्भि किंचिदाचरेत फर्स्ट से मिला देंगे। और लास्ट है आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस तरह से श्लोकों के अंशों को हमने मिला लिया। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसको आप खुद भी कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर दो, यानी आंसर इन वन वर्ड। पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो हमें एक शब्द में ही उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है, इसलिए आंसर होगा त्रीणि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, पृथिव्याम कति रत्नानि, त्रीणि मतलब 3। नेक्स्ट है मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों ने कहाँ रत्न संज्ञा दी है, या मूर्खों ने किसको रत्न की संज्ञा दी है, रत्न का नाम दिया है। तो इसका आंसर होगा एक शब्द में पाषाण खंडेशु, यानी कि पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंडेशु। नेक्स्ट है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण किए हुए है, पृथ्वी ने स्वयं को किससे धारण किया हुआ है, किसकी सहायता से धारण किया हुआ है। तो इसका अर्थ होगा सत्येन, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन सत्य से। अगला है घ कैः संगतिम कुर्वीत, कैः माने किसकी, संगति माने साथ, कुर्वीत माने करना चाहिए, किसका साथ करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सद्भिः। सद्भिः को हम दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। सद्भिः सज्जनों का साथ करना चाहिए। अगला है लोके वशीकृतिः का, यानी संसार में किसी को भी अपने वश में करने वाली कौन सी चीज है। तो इसका आंसर है क्षमा, क्षमा वशीकृतिर लोके। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो, यानी फ्रेम क्वेश्चंस। तो इसमें पहला प्रश्न जो है सत्येन वाति वायुः, सत्य से हवा बह रही है, हमें इसका प्रश्न बनाना है। और जो रेखांकित है, रेखांकित माने अंडरलाइंड, जो अंडरलाइंड शब्द है, जो रेखांकित शब्द है, उसको हटाकर उसकी जगह पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो सत्येन की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पुल्लिंग का शब्द है और इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा है। सबसे इसका पहला जो बेसिक रूल है कि जिस शब्द को आपको हटाना है उस शब्द में जो विभक्ति लगी है वही विभक्ति का प्रयोग करके आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो सत्येन तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा है, तो आपको भी यहाँ पर कह शब्द में तृतीय एक वचन का रूप लगाकर, यानी कि केन वाति वायु को हम एज इट इज लिख देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, लेकिन लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो आपका ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो अब ये हमारा पूरा सही आंसर बन गया कि केन वाति वायु, हवा किससे बहती है। नेक्स्ट है सद्भि एव सहासीत, यानी कि किसके साथ रहना चाहिए। तो हमें सद्भि को हटाना है, और सद्भि में कौन सी विभक्ति लगी है यहाँ पर, तृतीय विभक्ति बहुवचन, सद्भि एव सहासीत। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन का पुल्लिंग का रूप हो जाएगा कैः। इसके लिए आपको रूप याद होना बहुत जरूरी है, और रूप कैसे याद किए जाते हैं म्यूजिकल तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, उसका मैंने एक तरीका बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं दे दूंगी आपको, आप वहां से देख सकते हैं। सद्भि एव सहासीत, तो इसमें सद्भि की जगह हम लिख देंगे कैः एव, बाकी का हम पूरा वाक्य वैसे का वैसा ही लिख लेंगे, कई एव सहासीत, लेकिन लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द। नेक्स्ट वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा को अंडरलाइन किया है, इसका मतलब हमें वसुंधरा शब्द को हटाना है और इसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना है। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, यानी
वसुंधरा बहुरत्न वाली होती है, बहुरत्ना होती है। वसुंधरा माने पृथ्वी, तो पृथ्वी को हटा देंगे। पृथ्वी को जब यहाँ पर हटाएंगे, वसुंधरा शब्द को हटाएंगे, तो यहाँ पर हमें कौन सी विभक्ति, पहले हम वसुंधरा का विभक्ति और वचन देखेंगे। तो वसुंधरा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसका हमें लिंग भी चेक करना पड़ेगा। वसुंधरा शब्द स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो हमें फिर वसुंधरा की जगह पर स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगाना है, जो बनेगा का। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज, का बहुरत्ना भवती, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह करने में जो त्यक्त लज्ज होता है, यानी जो अपनी लज्जा त्याग देता है, वही सुखी रहता है। तो विद्यायाः में यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन। विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक एक वचन। तो विद्यायाः की जगह पर हमें स्त्रीलिंग शब्द है विद्या, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लगाना है, जो बनेगा कस्याः। बाकी का हम पूरा वाक्य वैसे का वैसा ही लिखेंगे। कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः त्यक्तलज्जः, यहाँ पर विसर्ग भी है, सुखी भवेत्, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए। मैत्री अर्थात मित्रता, यहाँ पर मैत्री शब्द को अंडरलाइन किया है, तो मैत्री को हमें हटाना है, यानी इसका हिंदी में अगर बनाएंगे प्रश्न तो बनेगा सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, यानी सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए। तो हिंदी में प्रश्न क्या बन जाएगा कि सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। अब मैत्री शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, मित्रता शब्द स्त्रीलिंग है, ईकारांत स्त्रीलिंग, तो इसलिए सद्भिः को हम एज इट इज लिखेंगे। सिर्फ हमें मैत्री को हटाना है, इसलिए इसको एज इट इज लिख लेंगे। सद्भिः, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, यानी कि क्या, किम कुर्वीत, सद्भिः किम कुर्वीत, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 भी पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसके हमें पूरे वाक्य में आंसर देने हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, पहला प्रश्न है। कुत्र माने कहाँ, विस्मय माने विस्मय यानी आश्चर्य, न माने नहीं करना चाहिए। कहाँ कहाँ हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर जो हमारा श्लोक था, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। श्लोक नंबर 3, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, ये पूरा का पूरा ही ऊपर वाली जो लाइन है, ये पूरा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हम फुल सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, कुत्र की जगह हम पूरी लाइन लिखेंगे पहले, यानी दाने कोमा तपसी शौर्ये विज्ञाने
विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। इस तरह से पूरा सही आंसर बनेगा एक वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। ये तो बहुत सिंपल है। पृथ्वी पर 3 कौन से रत्न हैं? तीनों रत्नों के नाम बताने हैं। तो ये हमारा पहला श्लोक था। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। इसमें हम आंसर 2 तरह से लिख सकते हैं। पहले आप आंसर लिख दो कि जलमन्नम सुभाषितम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, या फिर पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। यानी जलमन्नम सुभाषितम को आगे या सबसे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे जलमन्नम, पहले ही लिख लेते हैं, जलमन्नम सुभाषितम इति पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, और पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत। यानी जिसने लज्जा का त्याग कर दिया होता है वो कहाँ कहाँ सुखी रहता है। तो इसका आंसर भी हमें पूरा जो इसकी श्लोक की जो पहली लाइन है वो पूरा इसका पूरा श्लोक ही लिखना पड़ेगा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे, यहाँ तक। ठीक है, इसका आंसर कैसे बनेगा? धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु, कॉमा लगाते जाएंगे, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, और पूर्ण विराम। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से 3 ही क्वेश्चन थे हमारे प्रश्न नंबर 5 में। तो अब हम करेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यानी मंजूषा से पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखिए। ठीक है, पहले ही आपको यहाँ पे 3 कॉलम दिए हुए हैं, एक पुल्लिंग का, दूसरा स्त्रीलिंग का और तीसरा नपुंसकलिंग का। तो हमें क्या करना है? मंजूषा से, मंजूषा मतलब ये जो बॉक्स में आपको शब्द दिए गए हैं इसको कहते हैं, इस बॉक्स को कहते हैं मंजूषा। तो मंजूषा से पदों को चित्वा माने चुनकर लिंग के अनुसार लिखिए। देखो लिंगानुसार, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ना दीर्घ संधि, वैसे ही यहाँ पर भी लिंगानुसार को जब हम अलग अलग करेंगे तो लिंग प्लस अनुसार बन जाएगा शब्द। संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे 2 शब्द निकलेंगे।
संस्कृत में जो मेन है ना संस्कृत समझने के लिए, क्योंकि संस्कृत में संधि का बहुत उपयोग होता है, और अगर संधि आपको आ गई तो आपको आधे से ज़्यादा संस्कृत समझना बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए संधियों को समझना, उनका विच्छेद करना बहुत आवश्यक है। तो लिंग अनुसार, ठीक है, जब लिंग में आ है, अनुसार में आ है, ये दोनों आ मिलके बड़ा आ हो रहे हैं। अ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ, दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए, तो अब हम अपना प्रश्न करते हैं हल। पहला शब्द है रत्नानी। रत्नानी शब्द जो है वो नपुंसकलिंग का शब्द है, तो इसको हम नपुंसकलिंग के कॉलम में लिख देंगे। रत्नानी, रत्नम रत्ने रत्नानी, फलम फले फलानी, इसके रूप इस तरह से चलते हैं। पत्रम पत्रे पत्राणी। तो रत्नानी नपुंसकलिंग का है, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अगला है वसुंधरा। वसुंधरा ये आकारांत शब्द है, इसमें लास्ट में आ आया है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको हम स्त्रीलिंग के कॉलम में लिख देंगे। वसुंधरा कहते हैं धरती को, धरती का, पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगला है सत्येन। सत्येन शब्द भी नपुंसकलिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन, तो इसको हम नपुंसकलिंग के कॉलम में लिख देंगे सत्येन। अगला है सुखी। सुखी शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, इसको हम पुल्लिंग के कॉलम में लिखेंगे, सुखी। नेक्स्ट है अन्नम। अन्नम शब्द भी जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है। अन्नम, रत्नम, जिनके पीछे भी माँ और हलंत आता है वो नपुंसकलिंग होते हैं। अन्नम, रत्नम, अन्नम, अन्ने, अन्नानी, इस तरह से इसके रूप होते हैं। नेक्स्ट है वन्ही। वन्ही ये एक पुल्लिंग शब्द है और वन्ही का अर्थ होता है अग्नि, आग। नेक्स्ट है रवि। रवि फिर से पुल्लिंग शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची है रवि। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी शब्द जो है वो वसुंधरा का ही पर्यायवाची शब्द है, धरती का, ये भी स्त्रीलिंग है। और लास्ट है संगतिम। तो संगति शब्द भी स्त्रीलिंग शब्द है और संगति का अर्थ होता है साथ, कंपनी या संगति, साथ होना, कंपनी रखना। तो इस तरह से हमने अपना 6 क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन पे, और ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अधोलिखित लिखित पदेषु धातवः के सन्ति, यानी जो नीचे धातु रूप लिखे हुए हैं इनमें मूल धातु कौन सी है, इनकी मूल धातु बतानी है। रूट वर्ब क्या है वो बताना है। धातु वर्ब को कहते हैं संस्कृत में। क्रिया अधोलिखित माने नीचे लिखे हुए, पदेषु माने पदों में, धातुवः माने धातुएं, के सन्ति क्या है। तो पहली है करोति। करोति की जो मूल धातु है वो है क्री। क्री धातु का वर्तमान काल लट लकार में रूप बनता है करोति, प्रथम पुरुष एक वचन में। पश्य। पश्य की मूल धातु है दृश्य। पश्य माने होता है देखना, लेकिन यहाँ पर जो पश्य शब्द की मूल धातु है वो दृश्य होती है, और उसके जो रूप बनते हैं वो बनते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, लेकिन इसकी मूल धातु है दृश्य। अगला है भवेत। तो भवेत का है मूल धातु भू। भू माने होना। नेक्स्ट है तिष्ठति। तिष्ठति की मूल धातु है स्था। स्था माने ठहरना या रुकना, बैठना। स्था माने ठहरना, रुकना, बैठना। रूप बनते हैं इसके तिष्ठति। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके रूप जब होते हैं तो वो बदल जाते हैं, और कुछ धातुएं जैसी की तैसी ही रहती हैं, एज इट इज रहती है। तो इसमें से क्री धातु एज इट इज है। बाकी तीनों धातुएं बदल जाती हैं रूप आने पर। पश्य की मूल धातु है दृश्य, भवेत की मूल धातु है भू, और तिष्ठति की मूल धातु है स्था। तो इस तरह से हमारा
पूरी एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट हो गई है बच्चों। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में जिसमें हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।